अब तक का आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में डिस्कस हो चुका है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्कस हो चुकी थी आपकी, इलेक्ट्रोलाइटिकल सीरीज डिस्कस हो चुकी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सब चीज़ आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर था उसमें डिस्कस हो चुकी थी। लास्ट आपका जो टॉपिक हुआ था कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। अब आपके पास ये दोनों डिस्कस हो चुके थे, दोनों के फॉर्मूले और यूनिट आपने देखे थे। अब उसके बाद देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप है। यानी कि आप कह सकते हो कि लैम्बडा कप्पा एम एंड कप्पा लैम्बडा एम और लैम्बडा ए क्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है। कप्पा आपका होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब आपके पास दोनों ही फॉर्मूले आपने डिस्कस किए थे कि मोलर कंडक्टिविटी आपके पास होती क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी। ये आपके पास क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का कल जो फॉर्मूला डिस्कस होता है वो आपके पास क्या है, कप्पा इंटू 1000 नॉर्मलिटी। ये दोनों चीज़ आपकी कल डिस्कस हो चुकी थी, यूनिट भी। अब देखते हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप। अब देखिए लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा ए क्यू, तो मेरे पास क्या है, लैम्बडा एम की वैल्यू आपके पास कितना, के इंटू 1000 एम। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की आपके पास वैल्यू क्या है, 1000 अपॉन एन। तो कैसे के कैंसिल हुआ, 1000 से 1000 कैंसिल हुए। अब देखिए ये नॉर्मलिटी है, रेसिप्रोकल में है तो ये आपकी ऊपर जाएगी, तो आपके पास लैम्बडा अपॉन मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो आपके पास क्या आ गया, एन अपॉन एम, यानी कि नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी। अब सबसे पहली बात आती है कि आपके नॉर्मलिटी क्या होती है और मोलरिटी क्या होती है। इससे पहले आपका जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर हुआ था उसमें डिस्कस किया था कि नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है। फिर भी एक बार नॉर्मलिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास नॉर्मलिटी आपके पास होती क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम वो भी किस चीज़ में आपकी, लीटर में। और नॉर्मलिटी आपके पास क्या होती है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, और वो भी आपकी किस में होती है, लीटर में। अब देखिए वॉल्यूम से वॉल्यूम आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो गई। तो आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल। अब देखिए आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि आपके पास लैम्बडा एम लैम्बडा ए क्यू, आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है कि गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी कि गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब आपके पास मोल क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल आपके पास होते क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए गिवन मान से गिवन मास आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका ये मोलर मास क्या है, रेसिप्रोकल में ये ऊपर जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, अब आपके पास लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा इक्यू, आपके पास क्या है, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपके पास, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, यानी कि इस साइड। अब देखिए आपके पास लैम्बडा एम
अपॉन लैम्डा ए क्यू। आपके पास मोलर मास और इक्विवेलेंट मास आपके पास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर भी आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर हो डिस्कस किया था उसमें भी एन फैक्टर को डिस्कस किया था कि एन फैक्टर क्या होता है, एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होगा, बेस के लिए एन फैक्टर क्या होगा और साल्ट के लिए एन फैक्टर होगा। देखिए मोलर मास से मोलर मास कैंसिल हो रहा है, एन फैक्टर रेसिप्रोकल कहीं ऊपर जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला की मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके इक्वल आ गए, एन फैक्टर के। तो आपके बीच में मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में आपका ये रिलेशनशिप होती है। अब यहाँ से अगर मुझे इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करना है तो आप मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू एन फैक्टर। तो इस तरह आप इजीली से मोलर कंडक्टिविटी या आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका ये फॉर्मूला है जो दोनों की रिलेशनशिप से आपके पास आया है। अब आपके पास मोलर कंडक्टिविटी हो गई, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गई, अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो गई। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे देखते हैं, कोरलोस लॉ, और उसके बाद है आपका फ्राडे लॉ। अब देखिए आपके पास अभी तक इस चैप्टर में 3 टॉपिक बचे हैं। कोरलोस लॉ, उसके बाद आपका है फ्राडे लॉ, और उसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है बैटरी। अब कोरलोस लॉ होता क्या है, कोरलोस को आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, या फिर आप कह सकते हो आयन। अब कोरलोस लॉ होता क्या है आपके उसमें, कोरलोस लॉ ने कहा कि जो लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, यानी कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी होगी वो सम होगा कैटायन का सम एंड एनायन का सम। यानी कि कोरलोस लॉ ने कहा कि जो लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर conductivity of an electrolyte, sum of cation and anion is known as कोरलोस लॉ। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो NaCl कहीं मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका सम, उसमें जो आयन प्रेजेंट होंगे कैटायन का सम और एनायन का सम, वो क्या है आपका कोरलोस लॉ। मान लो मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रो, यानी कि जो मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो आपका क्या होगी, इसका कैटायन का सम, यानी कि लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, और यहाँ पे आपका क्या है पॉजिटिव। ये आपका क्या होता है कोरलोस लॉ, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कैटायन और एनायन के सम क्या होगा आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और आपके पास देखिए कैटायन, ये आपका क्या है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। और आपके पास देखिए कैटायन की यहाँ पे ये क्या है नंबर ऑफ कैटायन, टोटल नंबर ऑफ
कैटायन, टोटल नंबर ऑफ अनायन। ये आपका क्या था, कोरलोस लॉ। एक एग्जांपल के थ्रू समझे कि मान लो मेरे पास NaCl का कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर मैं NaCl को ब्रेक डाउन करूं, यानी कि मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, मेरे पास NaCl का क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा NaCl है। अगर मैं इसे आयनाइज करूँ तो आपके पास क्या, कैटायन इसमें क्या, सोडियम, एनायन इसमें क्या है, क्लोराइड। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl। अब देखिए यहाँ पे जो आपका स्टोइकियोमेट्री नंबर होता है, यानी कि आपके पास कितने टोटल नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एनायन कितने हैं, तो आपका वो क्या होता है, V+। तो आप किसी भी सॉल्यूशन की इस तरह से क्या निकाल सकते हो, उसकी मोलर कंडक्टिविटी। मान लो मेरा नेक्स्ट है आपका Al2SO4 की होल थ्राई। मेरा इलेक्ट्रोलाइट एल्यूमिनियम सल्फेट का कोई इलेक्ट्रोलाइट है। सबसे पहले मुझे आना चाहिए कि जो मेरा कंपाउंड है उसे आयनाइज में ब्रेक करना सबसे पहले मुझे क्या आना चाहिए। तो अगर मैं Al2SO4 देखिए मेरे पास Al2SO4 3 है, ये क्या है मेरे पास एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर मैं एल्यूमिनियम सल्फेट को मैं आयनाइज कर तो मेरे पास क्या 2Al3+3SO4 2-। तो ये एक Al2SO4 3 ये मेरे पास क्या एल्यूमिनियम सल्फेट है। अगर मैं इसे आयनाइज करूं Al3+3SO4 2-। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी यानी कि कोरलो लॉ इस पर किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या है Al2 यानी कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट किसका है एल्यूमिनियम सल्फेट का। अब देखिए क्योंकि मोलर लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, सम ऑफ कैटायन और सम ऑफ एनायन, यानी कि आप कह सकते हो कि कैटायन कौन है इसमें एल्यूमिनियम 3+, एनायन इसमें क्या है SO4 2-। अब देखिए कैटायन कितने हैं यहाँ पे 2, एनायन इसमें कितने हैं 3, तो टोटल नंबर ऑफ कैटायन वो आपके यहाँ पे आएगा, टोटल नंबर ऑफ एनायन आपके कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा। तो इस तरह आप किसी भी सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हो। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन कोरलोस लॉ से आते हैं। मेरे पास सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन का सेशन एक बार ही होगा आपका, एप्लीकेशन ऑफ कोरलोस लॉ। कोरलो लॉस के कौन कौन से एप्लीकेशन है, इनकी कोरलो का कहाँ कैलकुलेट होता है। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो आपका कोरलोस लॉ होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो आपको कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि आपको किसकी कैलकुलेशन करनी है, के ए की कैलकुलेशन करनी है। सेकंड आपकी एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी आप क्या कर सकते हैं अल्फा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट का होता है। मान लो कि मेरे पास अब सबसे पहले आपका है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सबसे पहले मुझे किसका कैलकुलेशन करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का। मान लो मेरे पास ये कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मैं इसे आयनाइज करूँ तो मेरे पास H पॉजिटिव और
Cl माइनस, जिस तरह से आपने इक्विलिब्रियम में ओस्टवाल्ड लॉ में पढ़ा था, तो आपके पास मान लो जब मेरे पास क्या है, टाइम 0 है, तो इसकी कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी थी, C अल्फा। तब तक ये अभी तक कुछ परफॉर्म ही नहीं हुए थे। अब कुछ टाइम जाने के बाद इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, C1 माइनस अल्फा, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, C अल्फा, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, C अल्फा। तो मेरे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट HA। अब देखिए जब मेरा टाइम 0 था तो मेरे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी, C अल्फा। जब तक मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता उनकी कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी थी, 0। अब कुछ टाइम बीतने का C अल्फा में से कुछ C अल्फा क्या, यानी कि कुछ जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम होगा, तो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट में कुछ C अल्फा फॉर्म हुआ होगा, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो गई, C1 माइनस अल्फा, यानी कि क्या इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये आपकी क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है। अब आपके पास देखिए HA की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है, C अल्फा। HA माइनस की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है, C अल्फा, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी 1 माइनस अल्फा। अब देखिए C से C कैंसिल हो, तो आपके पास वैल्यू क्या आई डिसोसिएशन कांस्टेंट की, कि C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो आपका ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। लेकिन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका 1 माइनस अल्फा होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो उसके आप क्या मान सकते हो, 1 से क्या होता है, बहुत छोटा हो सकता है, तो उसे आप क्या बन सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगी, जो आपका K है वो किसके इक्वल आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर के आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू यानी कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो आपके पास, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, K अपॉन C। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, K रूट बाई C। तो आपके पास ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि आपका यहाँ पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, K है आपका क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट, C आपका क्या है, कंसंट्रेशन। अब आपके पास सेकंड एप्लीकेशन है कि डिग्री ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके पास क्या होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिनोट करते हैं अल्फा से। वो होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी की कंसंट्रेशन, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या है, और फाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है। तो आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट आउट कर सकते हैं, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ से आप इजीली से किसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आसानी से, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आसानी से यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो आपके पास ये क्या था, कोरलोस लॉ। अब सेकंड लॉ को डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपका जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होगा वो लास्ट में ही होगा, लास्ट लेक्चर जब आपका न्यूमेरिकल या PYQ आ गया उसमें ही सारे आपके न्यूमेरिकल को डिस्कस करें। सबसे पहले है कि आप थ्योरी सेशन को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपके जब थ्योरी सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल है उन्हें लगाएंगे। अब आपके पास है जो सेकंड लॉ है, फ्राडे लॉ। अब देखिए फ्राडे एक साइंटिस्ट थे जिसने 2 लॉ दिए, फ्राडे फर्स्ट लॉ एंड फ्राडे सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फ्राडे क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में, यानी कि किसी भी सेल में जो डिपॉजिट मास होगा किसी भी इलेक्ट्रोड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके, यानी कि डिपॉजिट मास ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, डिपॉजिट मास ऑफ एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इज नोन एज फ्राडे, यानी कि जो किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी
इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो डिपॉजिट मास होगा किसी भी मेटल का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस सेल में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो आपका क्या है, यानी कि आपके पास जो डिपॉजिट मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके किसका होगा, क्यू के होगा। अब डब्ल्यू आपका क्या है, डिपॉजिट मास, डिपॉजिट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्यों आपका क्या है, चार्ज। अब देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो आपके यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट आएगा, उसे कहेंगे आपका जेड। अब आपका जेड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। और आपके पास जो जेड क्या होता है, डब्ल्यू क्या है, डिपॉजिट मास, जेड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, क्यू क्या होता है, चार्ज। आपके पास जो जेड होता है वो आपके पास होता है ई अपॉन एफ, यानी कि इक्विवेलेंट वेट अपॉन फ्राइडे की आपके पास वैल्यू होते हैं 96500 कूलम। अब फ्राइडे क्या है कि आपने ये बात तो सुनी होगी कि एक इलेक्ट्रोड पे चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻90, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था। अगर आपसे कहे कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एफ क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो आपका वो कितना होता है 1 फ्राइडे, यानी कि 96500 कूलम। एक मोल इलेक्ट्रोड पर इतना चार्ज होता है। अब आपके पास जेड क्या होता है आपका, ई अपॉन एफ, ई क्या होता है आपका, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, या आप कह सकते हो इक्विवेलेंट वेट। अब देखिए जेड की वैल्यू और आपके पास क्यू क्या होता है कि आई इंटू टी। आई का मतलब क्या होता है, करंट, और टी का मतलब क्या होता है, चार्ज। क्या होता है, करंट इंटू टाइम। अब आपके पास जेड की वैल्यू आपके पास क्या है, ई अपॉन एफ, क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, आई इंटू टी। तो आपके पास देखिए, और आपके पास ई क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट आपका क्या होता है, मोलर मास, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ई क्या होता है आपके, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो आपके पास डब्ल्यू की आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास यहाँ पे क्या होगा, मोलर मास इंटू आई इंटू टी एन, यानी कि एन फैक्टर अपॉन एफ। तो आपका ये क्या है, फ्राइडे फर्स्ट लॉ है, जहाँ पे क्या है, एम क्या है, मोलर मास, आई क्या है, यानी कि आई क्या है आपका करंट, जिसकी यूनिट क्या होगी आपकी एम्पियर होगी। टी क्या है आपका टाइम, जिसकी यूनिट आपको यहाँ पे किस में लेनी होगी, सेकंड में। तो आपका ये कहता है फ्राइडे का फर्स्ट लॉ होता है, उसने कहा कि जो डिपॉजिट मास होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो आपका ये लॉ किसका था, फ्राइडे का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के बेस पे भी क्वेश्चन बनते हैं और सेकंड लॉ के बेस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका ये क्या है, फ्राइडे फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ ऑफ फ्राइडे, सेकंड, तो अब सेकंड लॉ कहता है कि मेरे पास कोई भी ये सेल है। अब देखिए इन सेल में मैंने 2 इलेक्ट्रोड लिए और दोनों इलेक्ट्रोड को वायर के थ्रू आपस में क्या कनेक्ट कर दिया, और आपके पास अब देखिए जब मैं गैल्वेनिक सेल को सीरीज में कनेक्ट करूंगी, अब देखिए मान लो ये मेरे पास किसका है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये मान लो मेरे पास क्या है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, और मैंने यहाँ पे इसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट फेंक किया है। तो सेकंड लॉ ऑफ फ्राइडे क्या होता है कि जो डिपॉजिट मास होता है किसी भी इलेक्ट्रोड के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इक्विवेलेंट वेट के। देखिए मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट लॉ के बात चलूँ, यानी कि जो डिपॉजिट मास कॉपर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्यों कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे जो डिपॉजिट मास ऑफ सिल्वर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके,
क्योंकि यानी कि इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। अब देखिए जब फ्राइडे जब इसमें क्या है, देखिए सीरीज में करंट है तो इसमें क्या होगा, करंट क्या होगा, सेम फ्लो होगा, यानी कि चार्ज क्या होगा, सेम फ्लो होगा, टाइम के सेम टाइम में चार्ज क्या होगा, सेम फ्लो होगा। अब देखिए दो अलग अलग मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है, तो डिपॉजिट मास ऑफ इलेक्ट्रोड जब मैं यहाँ से ये तो आपके पास जेड क्यू। अब देखिए मेरे पास जेड की वैल्यू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, तो इक्विवेलेंट वेट आपका यहाँ पे किसका होगा, कॉपर का, क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये मान लो ये W1 है, ये आपका क्या है W2 है, सॉरी एक मिनट। दूसरी तरह से डिस्कस करते हैं कि मान लो मेरे पास एक सेल ये है, एक सेल ये है, इसमें मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड दिया है, इसमें मैंने Ag का इलेक्ट्रोड है, उन सेल को एक क्या है सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए सेम टाइम पे और सेम करंट में जो डिपॉजिट मास होगा इस सेल में कॉपर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके चार्ज के। अब क्योंकि चार्ज दोनों में क्या है, सेम फ्लो हो रहा है, तो डिपॉजिट मास ऑफ जो सिल्वर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, चार्ज के। अब जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, वो आपका क्या है क्यू। जब इसमें भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो आपका क्या आएगा क्यू। अब जेड आपका क्या होता है E अपॉन एफ, अभी पीछे डिस्कस किया था। तो आपका जो डिपॉजिट मास ऑफ कॉपर है वो आपका क्या हो जाएगा E, यानी कि इक्विवेलेंट वेट, देखो इक्विवेलेंट यहाँ पे कॉपर है, वहाँ पे आपका क्या है जी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर F, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा Q। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ब्लू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag F Q। अब देखिए अगर मैं आपके पास W2 अपॉन W1 अपॉन W2 करो तो W1 की वैल्यू अब मेरे पास क्या है, ECU Q F। W2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, EAG Q F। तो F से F कैंसिल हुआ, क्यों से, क्योंकि सेम करंट है, सेम टाइम में सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो आपके पास वैल्यू क्या है, W1 अपॉन W2, तो आपके पास क्या है ECU अपॉन EAG। या आप कह सकते हो कि जो डिपॉजिट मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इक्विवेलेंट वेट के। तो आपका जो सेकंड लॉ होता है वो क्या है कि जो डिपॉजिट मास ऑफ एन इलेक्ट्रोड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इक्विवेलेंट वेट के। ये किसने कहा है कि राउल्ट, जो फ्राइडे के सेकंड लॉ ने उसने कहा है कि जो डिपॉजिट मास होगा एनी इलेक्ट्रोड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के। और ये प्रूफ किस आपके फर्स्ट फॉर्मूले से प्रूफ है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला का मेरे पास एक सेल है तो उसका जो डिपॉजिट मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, चार्ज के। लेकिन दो अगर मैंने सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सेम टाइम में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको जो डिपॉजिट मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। और ये आपके फर्स्ट लॉ से प्रूव हुआ है। तो आपके दोनों लॉ फ्राइडे के डिस्कस हो चुके हैं कि सेकेंड लॉ क्या था फ्राइडे का, फर्स्ट लॉ क्या था। न्यूमेरिकल आपके जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें डिस्कस करेंगे पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपकी 2-3 आवर की क्लास होगी, उसमें सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जितने भी है आपके। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है वो आपका है बैटरी। अब बैटरी क्या होती है, जब आपकी कोई भी गैल्वेनिक सेल है, जब गैल्वेनिक सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, बैटरी का फॉर्मेशन होता है। जितनी भी आप कह सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या आपकी क्या है गैल्वेनिक सेल है, जब गैल्वेनिक सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, बैटरी का फॉर्मेशन होता है। अब आपके पास जो बैटरी है, बैटरी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है आपकी प्राइमरी यानी कि बैटरी 2 टाइप की, प्राइमरी सेल, और सेकेंडरी होती है आपकी सेकेंड होती है आपकी सेकेंडरी सेल। अब देखिए प्राइमरी सेल क्या होती है, सेकेंडरी सेल क्या होती है। अब आपके पास बैटरी के आपको क्या है कि जितनी भी गैल्वेनिक सेल होगी उन गैल्वेनिक सेल को अगर सीरीज में करंट करोगे तो आपका किसका फॉर्मेशन होगा, बैटरी का होगा। अब जो सेल होगी बैटरी होगी वो 2 टाइप की होगी, एक प्राइमरी होगी एक सेकेंडरी होगी। अब प्राइमरी सेल क्या होती है, सेकेंडरी सेल का आपने देखा होगा बहुत सी बैटरी को, कुछ बैटरी तो क्या होती है, किस बैटरी को तो आप चार्ज कर सकते हैं लेकिन कुछ बैटरी को आप चार्ज नहीं कर सकते। तो जितनी भी आपकी नॉन चार्जेबल बैटरी होगी, नॉन चार्जेबल सेल होगी, वो आपकी क्या होगी, प्राइमरी सेल। और जितनी भी आपकी चार्जेबल सेल होगी, जैसे आपकी इन्वर्टर हुआ
टॉर्च वाली बैटरी, तो आपकी वो कौन सी होगी? सेकेंडरी बैटरी। अब देखिए प्राइमरी सेल क्या होती है? नॉन रिचार्जेबल सेल, यानी कि ऐसी बैटरी जिसे आप रिचार्ज ही नहीं कर सकते। और आपकी सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल सेल, यानी कि जिसे आप चार्ज कर सकते हो वो सेकेंडरी सेल है, जिसे आप चार्ज नहीं कर सकते वो प्राइमरी सेल है। और जिस सेल को आप चार्ज नहीं कर सकते उसकी जो शॉर्ट एज, यानी कि जो उसका एज का टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? बहुत शॉर्ट होगा, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ एज वो आपका क्या होगा? शॉर्ट होगा। जैसे आपकी क्या है, क्लॉक वगैरह में आपकी सेल होती है, आपकी वॉच वगैरह में आपकी सेल होती है, तो एक बार आपकी अगर उनकी बैटरी फिनिश हो जाए, उनकी बैटरी खत्म हो जाए, तो आप उन्हें से दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, आप उन्हें उन सेल को आपको फेंकना पड़ता है। तो उस तरह की सेल आपकी क्या होगी? प्राइमरी सेल। और ये आपकी क्या होती है? जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड वो आपका क्या होता है? लॉन्ग होता है। यानी कि जो सेकेंडरी बैटरी है वो उसका टाइम पीरियड क्या होता है? लॉन्ग होता है। 10 to 15 ईयर्स तक आसानी से आपकी जो इन्वर्टर की बैटरी है वो चल जाती हैं। अब आपके पास बस ये थी प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इन सेलों में, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है। प्राइमरी वो होगी जिसे आप नॉन रिचार्ज, जिसे आप रिचार्ज ही नहीं कर सकते, और सेकेंडरी होगी जिसे आप रिचार्ज कर सकते हो, वो आपकी सेकेंडरी सेल होगी। अब प्राइमरी सेल में आपको डिस्कस कौन कौन सी सेल को करना है। फर्स्ट है आपकी ड्राई सेल और सेकंड है आपकी मरकरी सेल। ये दो सेल आपकी प्राइमरी सेल में आती है और सेकेंडरी सेल में आपकी आती है लेड स्टोरेज बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी और फ्यूल सेल। ये आपकी इतने तरह की सेल होती है। अब सबसे पहले प्राइमरी सेल को डिस्कस करते हैं। जो आपकी प्राइमरी से, जिस तरह आपकी क्लॉक वगैरह में आपकी जो सेल यूज होते हैं वो आपकी क्या होते हैं? प्राइमरी सेल। और प्राइमरी सेल आपकी क्या होते हैं? नॉन रिचार्जेबल होती है, इसे आप रिचार्ज नहीं कर सकते। टाइम पीरियड प्राइमरी सेल का क्या होता है? बहुत शॉर्ट होता है। तो आपकी इसमें जो फर्स्ट सेल आती है वो आपकी है ड्राई सेल, या इसका दूसरा नाम है लेक्लांसे सेल, जो यूज होती है आपकी क्लॉक वाली सेल। क्लॉक जो आपकी क्लॉक में सेल होते हैं वो आपकी कौन सी सेल होती है? ड्राई सेल। अब देखिए आपने इस तरह की सेल आपने देखी होगी, जब भी आपकी क्लॉक वगैरह में जो सेल होती हैं, अब देखिए इस तरह की सेल आपने जब क्लॉक वगैरह, इनके घंटे वगैरह में जो सेल होते हैं वो आपकी इस तरह के होते हैं। आपके देखिए आपके जो यहाँ पे ये कंटेनर होता है वो आपकी क्या होते हैं? इसमें जिंक की कोटिंग होती है। क्या होती है? जिंक की कोटिंग होती है। और आपकी जो रोड है वो आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है। यानी कि सबसे पहले तो आपकी क्या है, इस रोड में जो कंटेनर होगा आपका उस पर किसकी कोटिंग होगी? यहाँ पे आपकी जो कोटिंग होगी वो आपकी किसकी होगी? जिंक की कोटिंग होगी। और आपकी जो ये रोड है वो आपकी क्या होगी? ग्रेफाइट की बनी होगी। और आपके पास इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट फिल होगा, इसमें जो आपका इलेक्ट्रोलाइट फिल होगा वो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा MnO2 और अमोनियम
क्लोराइड का इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट फिल होगा। तो देखिए इसमें क्या होगी, जो आपकी पहली कोटिंग होगी, जो आपकी जिंक की कोटिंग होती है, जब भी आपने बचपन वगैरह में जो घड़ी वाली सेल यानी घंटे वाली सेल है उसे फोड़ के देखा होगा, तो आपकी बात ऊपर से उतरने के बाद एक कोटिंग से नजर आती है, वो आपकी क्या है, जिंक की कोटिंग है। और उसके अंदर आपके पास जो आपका इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है वो है मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का, और जो उसके अंदर रोड रहते हैं वो आपकी किसकी रहती है, कार्बन यानी कि ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट की। अब देखिए क्योंकि दोनों मुझे रिएक्शन पढ़ने की, एनोड की रिएक्शन क्या होगी सेल के लिए, कैथोड की रिएक्शन, इस सेल के लिए कैथोड की रिएक्शन क्यों होगी, तो आपके पास देखिए एट एनोड यानी कि एनोड जो आपका जिंक सॉलिड है, यानी कि जिंक काम करता है एनोड की तरह, यानी कि जिंक का यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और एट कैथोड जो आपका ग्रेफाइट है वो वर्क करता है एट कैथोड की तरह, यानी कि यहाँ पे कार्बन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब देखिए जिंक का इस ड्राई सेल या लेक्लाइन से सेल जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि जो आपका जिंक है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 एक्वस में कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, तो ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कैथोड की रिएक्शन होगी एट कैथोड कि आपका जो MnO2 है, MnO2 है, जो आपका MnO2 है NH4 प्लस से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, जो आपका पेशियर इलेक्ट्रोलाइट भरा है MnO2 NH4 और कार्बन के आपके पास क्या होते हैं, रोडवे काम करते हैं कैथोड की तरह, यानी कि जो MnO2 है NH4 के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnOOH, और किस क्या अमोनिया गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन का तो उस पर जिंक का तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इससे देखिए रिडक्शन यहाँ पे किसका हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है, यहाँ पे मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है, +4, और मैग्नीशियम कन्वर्ट किस में हुआ है, MnOOH की ट्वाइस। अब देखिए OH पे होता है -1, इस पे होता है -2, तो इस पे ओवरऑल चार्ज कितना होगा, +3, तो यानी कि +4 से किस में कन्वर्ट हुआ है, +3। अब देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपकी है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन आपकी है, तो कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी, अगर मुझे इसके लिए कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी है, कंप्लीट सेल रिएक्शन, अब उसके लिए मुझे कंप्लीट सेल रिएक्शन देखना है। तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं नीचे वाली रिडक्शन वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाली रिएक्शन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल आ जाएंगे। तो आपके पास कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी, जिंक सॉलिड है प्लस रिएक्टेंट्स है। अब इसके लिखिए 2 MnO2 2 NH4 प्लस जिंक सॉलिड 2 MnOOH और 2 NH3। तो इस सेल के लिए क्या हो गया, कंप्लीट सेल, इस सेल के अब देखिए इस सेल के लिए क्या हो गया, कंप्लीट सेल रिएक्शन। और देखिए ड्राई सेल की जो वोल्टेज होती है, ड्राई सेल की जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, 1.5 वोल्ट की, ये क्या होती है, बैटरी होती है। तो आपकी ये फर्स्ट क्या थी, आपकी ड्राई सेल थी। अब आपके पास सेकंड सेल है आपकी मरकरी सेल, या आप उसे कह सकते हो बटन सेल होता है, उसे डिस्कस करेंगे कल। उसके बाद आपकी जो सेकेंडरी सेल है लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल, लेड स्टोरेज निकल कैडमियम सेल, फ्यूल सेल, और आपका लास्ट टॉपिक हो जाएगा कोरिजन या रस्टिंग, वो डिस्कस करेंगे कल PYQ के साथ, क्योंकि बस थॉटिकल ही पोर्शन रह गया। तो आज के लिए बस